राष्ट्रवादी हा कार्यक्रम राबवला जातो। पहिल्या शनिवारी प्रत्येक गावात महाराष्ट्रात आमची अपेक्षा आहे की प्रत्येक गावात 1 तास राष्ट्रवादीसाठी हा कार्यक्रम व्हावा। त्यातनं गाव स्तरापासून देश स्तरावरच्या सगळ्या प्रश्नांचा उहापोह व्हावा। आज पुन्हा सर्व नेत्यांच्या बैठकीमध्ये या 1 तास राष्ट्रवादी या कार्यक्रमावर अधिक भर द्यायचा निर्णय करण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर बूथ कमिट्यांचा कार्यक्रम अधिक भक्कम सक्षम करण्यासाठी विभागीय स्तरावर काही नेत्यांच्या कुरवा करून त्या सर्व स्तरावरच्या पूर्ण कराव्यात अशी चर्चा झालेली आहे। त्याचबरोबर ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत त्याच्यावरही त्याचा गैरसमज करून काही घटना झाली आणि कमी वेळेत इतक्या तातडीने SITची स्थापना करण्यात आली। इतका तात्काळ संघटनात्मक आमच्या निवडणुका चालू झालेल्या आहेत। बाजार समितीच्या निवडणुका महाराष्ट्रभर असल्यामुळे मागच्यांचं काम पूर्ण होतंय। त्यांना मेसेज पाठवून निवडणुकीसाठी एका ठिकाणी बोलवलं जाईल आणि या निवडी केल्या जातील। त्या दिवशी सांगितलं, आजही सांगतो। आणि बैठकीमधली चर्चा जी आहे ती चर्चा तयारी त्या पक्षाचा कार्यकर्त्यांचा समूह सर्वच गोष्टींची चर्चा करून त्याच्यावर निर्णय होतील। असा काही खास असा आमचा कुठल्या मतदारसंघाबाबत चर्चा झाली नाही किंवा जे आहेत तेच आहेत आता पुढे अशी चर्चा झालेली नाही। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षाकडून 16-16-16चा फॉर्म्युला ठरला असल्याची बातमी बाहेर आली आहे। त्यावर या बैठकीने चर्चा झाली की 16चा फॉर्म्युला करताना काँग्रेसकडून कसा दावा केला जातो? असं आहे की आमच्या बैठकीत हेही ठरलेलं आहे की वेगळे प्रसारमाध्यम वेगळे प्रश्न आमच्या तिन्ही पक्षांना विचारतील आणि त्यात भांडण निर्माण करण्याचा संभव आहे आणि त्यामुळे अशा सर्व प्रश्नांना उत्तर टाळणं असाही निर्णय आमच्या पक्षाच्या बैठकीत झालेला आहे। कर्नाटक निवडणुकीचा निकाल आजचं किती निरीक्षण आज नोंदवणार आणि महाराष्ट्राला कशा पद्धतीने दाखवणार? नाही, पवार साहेबांनी कर्नाटकात वेगवेगळ्या नेत्यांची चर्चा करून तिथल्या निवडणुकीची रणनीती काय होती, मतदारांची त्याच्यावर प्रतिक्रिया काय आहे, काँग्रेस पक्षाकडून कोणत्या प्रकारे निवडणुकीची यंत्रणा राबवण्यात आली, भारतीय जनता पक्ष कोणत्या प्रश्नात कमी पडला आणि काय गोष्टी तिथं घडल्या याची इत्थंभूत माहिती त्यांनी आमच्या बैठकीत दिली आणि तिथल्या निवडणुकीचा अनुभव आम्हा सर्वांना त्यांची निरीक्षणं त्यांनी आम्हाला सांगितली। तो त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे। पहले मराठी खत्म करते हैं। महाराष्ट्र में इनको पहला 6 जूनला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला 349 वर्ष पूर्ण होत। त्यामुळे हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यारोहणाचा समारंभ हा भारतवर्षामध्ये पहिल्यांदा एक स्वतंत्र राज्य, स्वाभिमानी राज्य निर्माण करण्याचा प्रसंग होता आणि म्हणून आज सगळा मराठी महाराष्ट्रातला माणूस हा छत्रपती शिवाजी महाराजांना आराध्य दैवत मानतो। त्यांचं राज्यारोहणाचा प्रसंग 6 जूनला 349 वर्षापूर्वी जो घडला त्याच्या बाबतीत पूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यारोहणाचा समारंभ सोहळा हा सर्व ठिकाणी साजरा करण्यात येईल। त्यानंतर 10 जूनला
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसला 24 वर्ष पूर्ण होऊन 25व्या वर्षात हा पक्ष पदार्पण करतोय आणि त्यामुळे अहमदनगरला या 10 जूनची रॅली, 10 जूनची सभा, 10 जूनचा हा 24 वर्षातून 25व्या वर्षात जाण्याचा हा जो दिवस आहे 10 जून, तो फार मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अहमदनगरला साजरा होईल. त्या ठिकाणी ती एक मोठी सभा घेण्याचं प्रयोजित केलेलं आहे. सर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि इतर दोन पक्ष जे आहेत त्यांनी असं ठरवलं आहे की कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करायचा, अशी अधिक रणनीती ठरली आहे. तुम्ही त्यांचा कधी सत्कार करणार नाही, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होईल. शपथविधी झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते त्यांच्याशी चर्चा करतील. त्यांना जो योग्य वेळ वाटेल त्या दिवशी त्यांना घेऊन वज्रमुठची आणखीन एक सभा कदाचित त्यावेळी होईल. महाविकास आघाडीत वज्रमुठ सोबत निवडून येणाऱ्या आणखी कोणते कार्यक्रम हाती घेणार आहेत राष्ट्रवादी पक्षासंदर्भात कार्यक्रम? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा वर्धापन दिन आहे 10 जूनला, तो कार्यक्रम वेगळा आहे. वज्रमुठचे कार्यक्रम तारखा या उन्हाळ्याच्यामुळं नवीन निश्चित केल्या जातील. त्या जून महिन्यात असतील काही, परंतु पाऊस असल्यामुळे त्याला कदाचित मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं पहिल्या 1-2 तारखा कदाचित जूनमध्ये होऊन जातील. पण 10 जूनला आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम हा अहमदनगर शहरात होणार आहे. सर, आपने बताया कि कर्नाटक के जब नए सीएम की चुनाव होगा उनको आपने सिचुएशन महाराष्ट्र में भी मुलाकात किया जाए, लेकिन हम सिनेरियो जो देखते हैं कर्नाटक में अभी कांग्रेस तय नहीं कर पा रही सिद्धरामैया होंगे, नीतीश कुमार होंगे, लेकिन एक कंसेंसस सिद्धरामैया से बनता हुआ नजर आ रहा है. लग रहा है आपको कि जो नए चेहरे हैं नीतीश कुमार को बनाया जाए, जिनकी तरफ भी काफी लोग हैं विधायक हैं, तो लेकिन पुराने चेहरे को शायद किया जाएगा. जैसे हमने देखा है कि राजस्थान में हुआ है, वहाँ पे नाराजगी कांग्रेस की बड़ी बड़ी बात है. इससे बचना चाहिए या इसको फिर से कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है? आपको लगता है सोच कर चुनाव? देखो, एक तो कांग्रेस हमारा मित्र पक्ष है महाराष्ट्र में. कर्नाटक के बारे में कांग्रेस क्या करने वाली है, राजस्थान में क्या हुआ है, इसके ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे. वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है. दोनों भी लोग अच्छे हैं. दोनों ने कर्नाटक में कांग्रेस चुन के लाने में बहुत प्रयास किए हैं. तो अभी वो कांग्रेस के हाईकमांड का निर्णय है. खरगे साहब और सोनिया जी जो भी निर्णय लेंगे वो राज्य के सारे विधायक मंजूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और कांग्रेस के दोनों नेताओं से दोनों के एक दूसरे से संबंध भी अच्छे हैं ऐसे दिख रहे हैं. कोई बहुत तकलीफ नहीं होगी. 1-2 दिन में उनका निर्णय शायद जाहिर होगा. मुझे मालूम नहीं कब होने वाला है. सर, आज आपने संगठन को लेकर बैठक की है. क्या नए चेहरों को आने वाले समय में संगठन में तालुका जिला स्तर पर संधि मिल सकती है? और इसका पुराना सवाल, जैसे कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए हैं, वहाँ के हालात हैं, वैसे हालात महाराष्ट्र में भी बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं. जिससे महाविकास आघाड़ी कांग्रेस में फायदा होगा, ऐसी कोई बहस का मुद्दा रहा है? एक तो हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के यूनिट के संगठन के इलेक्शंस अब चालू होने वाले हैं. 1 महीने में सारे संगठन के निर्णय हो जाएंगे. हमारा प्रयास ये है कि बहुत साल से एक 6 साल से 10 साल से कुछ जिले में हमारे अध्यक्ष बने रहे हैं या तालुका के अध्यक्ष है, उनमें नए चेहरे लाने की हमारी कोशिश रहेगी. नए लोगों को चांस देने का हमारा आग्रह है. कर्नाटक चुनाव को लेकर वैसे ही जमीन महाराष्ट्र में बन रही है, महाविकास आघाड़ी ऐसी कोई चर्चा आज के रही है? महाराष्ट्र में तो वैसी जमीन जिस दिन एकनाथ शिंदे और उनके 40 विधायकों ने शिवसेना छोड़ी तभी जमीन बन गई. जमीन तैयार है और वोटर तो राह देख रहे हैं कि कब वोटिंग का दिन आए. मुझे पूरा यकीन है कि तीनों महाविकास आघाड़ी के नेता इकट्ठा आए
और तीनों पार्टियां इकट्ठा है, तो कम से कम 200 से ज़्यादा विधायक महाराष्ट्र में MVA को चुन के आएंगे। आप जब सब ये कहते हैं कि 200 से ज़्यादा चुन के आए हमारे साथ में लड़ेंगे, तो ऐसा क्यों होता है कि भाजपा यादव वहाँ कहते हैं कि जो बैठक होती है उसके मुद्दे आप बाहर आके डिस्कस करते हैं जो नहीं किया जाना चाहिए, नाराजगी का शुरुआत क्यों आता है? फिर कहीं ना वैसे ऐसे देखो, 3 पार्टी है, भास्कर यादव तो उस मीटिंग में नहीं थे, और जो मीटिंग में होता है वो बाहर क्या बताने का इसका मैंडेट हमको दिया गया, और नाना पटोले जी, मैं और हमारे संजय राउत, हम तीनों ने आके वहाँ प्रेस लेके वहाँ बोल दिया है। उसके बाद में कुछ किसी ने बोला नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं कि भास्कर यादव जी को किसने क्या इंफॉर्मेशन दी, किसी ने और ने कहीं कुछ बोला होगा तो मुझे मालूम नहीं। हमने यही किया कि फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी की चर्चा हमें करनी है। बीजेपी का भी यही फॉर्मूला रहा है कि परिवर्तन उनके बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लगातार बैठकें करते हैं, आपका और आपकी ऐसा क्या करने वाले हैं तो बीजेपी की बहुत गलत होगा और लोगों को देखो, हमारी पिछले 2019 के चुनाव का अनुभव ये है कि जहाँ बूथ कमेटियाँ हुई वहाँ हमारे को अच्छा विजय मिला। जहाँ बूथ कमेटी हुई नहीं वहाँ हमें हमारे उम्मीदवार चुन के नहीं आए। तो इसीलिए हम ये अनुभव है हमें कि बूथ कमेटी बनती है तो वहाँ का विधायक राष्ट्रवादी का चुन के ही आता है, और इसका असर लोकसभा के चुनाव के ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए जल्द से जल्द बूथ कमेटी करने का हमारा प्रयास है। बिहार में, लेकिन वहाँ पर उनका विरोध हुआ दिखता है, लेकिन लोग भी उतनी संख्या को भावना जो चेहरे हैं हमारे महाराष्ट्र में विरोध हुआ था, क्या कहेंगे? जी, उनको सनसनी निर्माण करने की और अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी उनमें ज़्यादा है, और समाज में अंधश्रद्धा, भगवान को मानने वाले भी लोग बड़ी संख्या में होते हैं। तो सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये भगवान की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए लोग सुनने को जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद समझता है ये कोई और ही भाषा बोल रहे हैं, तो लोग वापस चले जाते हैं। अभी यहाँ नहीं चली तो शायद बिहार में जाके कुछ चलता है क्या देखने की कोशिश होगी शायद, तो मुझे मालूम नहीं किस लिए वो वहाँ गए। हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम है, हर महीने के पहले सैटरडे 1 तास राष्ट्रवादी के लिए 1 घंटा। ये जो कार्यक्रम है वो अधिक प्रभावी स्वरूप से महाराष्ट्र के हर गांव में, हर वार्ड में होने की आवश्यकता है। इसीलिए उसके ऊपर हमने बातचीत की। हमारे संगठन में अंतर्गत चुनाव होने वाले हैं, उसकी शुरुआत आज 1-2 दिन में हम प्रोग्राम घोषित करेंगे। कुछ जिले के 10-15 दिन के बाद करने वाले, उसके बारे में चर्चा हुई। साथ साथ में कुछ विधायकों को हमने जिम्मेदारी दी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका भी रिव्यू लेने की व्यवस्था जूम के ऊपर हमने उनके रिव्यूज़ लिए, उन्होंने कितने दौरे किए, कहाँ कहाँ गए। हमारे राज्य स्तर के सभी नेता जिस जिले की उनके ऊपर जिम्मेदारी है वहाँ जाने के लिए तैयार है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। हमारी अलग अलग जो फ्रंटल्स है उनके अलग अलग जिले महाराष्ट्र में अलग अलग जगह वर्कशॉप्स, शिविर जिसको बोलते हैं, वो लेने की तैयारी हमने की है। वो आने वाले महीने में वो भी काम बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में चालू किया जाएगा।
नहीं, मेरे पे ऐसा कोई दबाव नहीं है क्योंकि किसी ने मुझे बातचीत नहीं की। अब मुझे ही मालूम नहीं क्योंकि वो नोटिस में कुछ लिखा नहीं है कि किस कारण आपको बुलाया गया है। अब बुलाया है तो जाएंगे। अब कारण मालूम नहीं है। जिसका केस का उसमें जिक्र किया है उस केस का यानी नंबर दिया है, उसमें अगर जाके देखेंगे इंटरनेट पे तो कोई IL&FS का केस है। उससे मेरा कोई लेना देना जिंदगी में नहीं आया। मैंने कोई लोन लिया नहीं, कोई दिया नहीं, किसी को उधर मदद नहीं किया, किसी को गारंटर नहीं था। मेरा कोई लेना देना उनसे नहीं है। फिर भी बुलाया है तो मालूम नहीं किस कारण से बुलाया है। अभी क्या केस है उधर जाने के बाद समझ में आएगा। अभी पहले जाने के पहले कुछ एलिगेशन उनके ऊपर करना भी ठीक नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि क्या केस है। मैं आज एक छोटा सा खत लिखने वाला हूँ उनको कि मामला क्या है। हाँ? देखो, दूसरे नेताओं को जब क्वेश्चन ईडी का नोटिस आया तब मैंने ये सारी चीजें कहा है। अब मेरे को ही आए हैं तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। अभी मेरे को आया तो मैं जाके उनको कोऑपरेट करूंगा, देखते क्या होगा। अभी 22 तारीख की 21-22 तारीख को कुछ है सर। ऐसे प्रयास तो सभी